जहां पनाह मेरे 3 बेटे हैं, बूढ़ा हो चुका हूं, तय नहीं कर पा रहा कि किसे दूं अपनी जमीन और जिम्मेदारी। सुनो किसान, ये कुछ चावल के बीज लो, इन्हें तीनों बेटों में बराबर बांट दो। कहना कि 3 महीने बाद जब तुम लौटोगे तो उनकी मेहनत का परिणाम दरबार में दिखाना होगा, तब तय होगा कौन योग्य है। बेटो, ये कुछ चावल के बीज बीरबल जी ने दिए हैं। मैंने तुम तीनों में बराबर बांट दिए। अब देखना है 3 महीने बाद कौन इनसे क्या करता है। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे, जहां अकबर और बीरबल हैं, वहां किसी का अन्याय नहीं हो सकता। उसी राज्य के एक कोने में धनी किसान रहता था। नाम था रामदीन। रामदीन मेहनती किसान था। उसके पास जमीन जायदाद, अनाज के भरे कोठार और ढेर सारे पशु थे। लेकिन उम्र अब ढल चुकी थी। सफेद दाढ़ी में समय की रेखाएं साफ झलकती थीं। किसान का घर, शाम का समय, रामदीन चारपाई पर बैठे हैं, पास में उनकी पत्नी गौरी। फिर वही चिंता, कब तक यूं ही सोचते रहोगे? क्या करूं गौरी, तीनों बेटे हैं, किसके हाथ में दूं ये जिम्मेदारी, समझ नहीं आता। हमारे तीनों बेटों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। राजेश को बस आदेश देने की आदत है। मोहन की मेहनत तो है, पर भोलापन भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। और सोहन, उसका मन इतना साफ है, छल कपट कभी उसके मन में आ ही नहीं सकता। हाँ, यही तो दुविधा है। अगर गलत बेटे का चुनाव किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। राजेश चबूतरे पर दोस्तों संग बैठा है। पत्नी सावित्री पास आती है। सुनो सब लोग, पिताजी के बाद सब कुछ मेरा ही होगा। आखिर मैं बड़ा बेटा हूं। सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं होता, जिम्मेदारी उठानी भी आनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, दौलत और जमीन मेरे हाथ आएगी तो पूरा गांव देखेगा मेरी ताकत। मोहन खेत में हल चला रहा है। पास में पत्नी राधा पानी का लोटा लेकर खड़ी है। पसीना चाहे जितना निकले, खेती ही हमारी असली पहचान है। पिताजी की जिम्मेदारी बड़ी है, पर मैं निभाऊंगा। आप मेहनती हैं, पर जरा भोले भी। चालाकी वाले भाई आपसे आगे निकल सकते हैं। अगर मेहनत और सच्चाई हार जाए तो फिर जीत का मतलब ही क्या रह जाएगा। सोहन बच्चों को पढ़ा रहा है। पत्नी गीता दूध दूह रही है। बच्चों, ये मिट्टी का हर दाना अनमोल है। इसे संभालोगे तो जीवन संवर जाएगा। आप हमेशा दूसरों को सिखाते रहते हो, पर सोचिए, पिताजी की जमीन और विरासत का क्या होगा? विरासत मिले या न मिले, पिताजी का दिया हर कण मेरे लिए पूजा समान है। रामदीन बेचैन होकर आंगन में टहल रहे हैं। हे भगवान, किसे दूं ये सब? गलत बेटा चुन लिया तो मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों ना अकबर बादशाह के दरबार जाए? वहां बीरबल है, शायद वही रास्ता बताएं। तुमने ठीक कहा, कल ही मैं दरबार जाऊंगा। भव्य दरबार। अकबर सिंहासन पर बैठे हैं। रामदीन और गौरी प्रवेश करते हैं। धनी किसान रामदीन बादशाह हिंद के सामने हाजिर हो। बोलो किसान, तुम्हारी क्या समस्या है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? जहां पनाह मेरे 3 बेटे हैं, बूढ़ा हो चुका हूं, तय नहीं कर पा रहा कि किसे दूं अपनी जमीन और जिम्मेदारी। यह तो कठिन सवाल है। बीरबल, बताओ इन्हें क्या करना होगा। महाराज,
अगर इजाजत हो तो मैं किसान के बेटों की परीक्षा लूं। ठीक है बीरबल, देखना चाहता हूं तुम्हारी बुद्धिमानी। सुनो किसान, ये कुछ चावल के बीज लो, इन्हें तीनों बेटों में बराबर बांट दो। कहना कि 3 महीने बाद जब तुम लौटोगे तो उनकी मेहनत का परिणाम दरबार में दिखाना होगा। तब तय होगा कौन योग्य है। जैसा आप कहें बीरबल जी। रामदीन बीज लेकर दरबार से निकल जाता है। रामदीन तीनों बेटों को बुलाता है। हाथ में बीज की पोटली है। बेटों, ये कुछ चावल के बीज बीरबल जी ने दिए हैं। मैंने तुम तीनों में बराबर बांट दिए। अब देखना है 3 महीने बाद कौन इनसे क्या करता है। बस इतने ही बीज? इतने बीजों से क्या फसल होगी? पिताजी ने दिए हैं, जरूर कोई कारण होगा। हाँ, पिताजी का दिया हर दाना अनमोल है। हम कोशिश करेंगे। रामदीन और गौरी चुप रहते हैं, सबको ध्यान से देखते हुए। अकबर सिंहासन पर बैठे हैं, बीरबल उनके पास खड़े हैं। दरबार की चुप्पी में हल्की हलचल है। अकबर थोड़ी देर सोचते हुए, बीरबल, देखो यह मामला आसान नहीं है। 3 बेटों में से योग्य को पहचानना बड़ा काम है। जहापना, बुद्धिमानी केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और लगन में निहित होती है। यही कारण है कि मैंने बीज बांटने की परीक्षा रखी है। समझ गया। यानी हम यह देखेंगे कि कौन मेहनत करता है और कौन केवल दिखावा करता है। बिल्कुल महाराज, असली योग्य वही है जो बीज को सिर्फ बोने के लिए नहीं बल्कि उसे जीवन देने के लिए मेहनत करेगा। अच्छा बीरबल, मुझे तुम्हारी चतुराई पर भरोसा है। 3 महीने बाद देखेंगे कि किस बेटे में असली काबिलियत है। जहापना, परिणाम स्वयं बताएंगे कि कौन मेहनती और सच्चा है। दोनों थोड़ी देर सोचते हुए दरबार की ओर देखते हैं। हल्की मुस्कान उनके चेहरों पर है। बड़ा बेटा अपनी पत्नी सावित्री से बात कर रहा है। बीज हाथ में है। ये देखो, 15 बीज। इससे कोई फसल उगेगी क्या? बीज तो कम है, पर शायद कोई गहरा कारण हो। इन बीजों को फेंको मत। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। 15 बीज मेरी किस्मत तय करेंगे। ये मजाक है। इन्हें तो मैं चिड़ियों को खिला दूंगा। वह बीज बाहर फेंक देता है। चिड़िया आकर बीज चुगने लगती है। ये परीक्षा है, आपने बीज फेंक के सही नहीं किया। परीक्षा तो तब होगी जब जमीन मेरे हाथ आएगी। पिताजी के बाद सब मेरा ही है। मंझला बेटा मोहन खेत में खड़ा है। बीज हाथ में है। पत्नी राधा पास आती है। राधा, ये बीज पिताजी ने दिए हैं। चाहे कम हो, मैं इन्हीं से खेती करूंगा। पर इतने कम बीज से क्या होगा? अगर फसल न उगी तो? फसल उगे या न उगे, पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। ये पिताजी की अमानत है। वह खेत में हल चलाना शुरू करता है और बीज बो देता है। राधा धीरे से कहती है, भगवान करे इनकी मेहनत रंग लाए। सोहन अपने घर के आंगन में बीज थाली में रखता है। पत्नी गीता पास खड़ी है। ये बीज खेत में क्यों नहीं बोए? पहले हम इन बीजों की पूजा करेंगे और फिर जाकर इन बीजों से खेती करेंगे। पर खेती का क्या? इतने कम बीज से खेती कैसे होगी? भगवान का आशीर्वाद रहा तो उस खेती भी हो जाएगी। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे हैं। कोई चाय सुढ़क रहा है। सबके बीच चर्चा तीनों बेटों की खेती पर चल रही है। अरे सुना है ना, बड़े वाले ने तो बीज ऐसे ही खेत में फेंक दिए। कह रहा था, अब देखना फसल मेरी ही होगी। मंझला तो बेचारा दिन रात खेत में पड़ा रहता है, हल चलाता है, पसीना बहाता है, मेहनत तो वही कर रहा है।
पर छोटे की भी सुनो। उसने उन बीजों को पूजा घर में रख दिया। बोला, पहले भगवान की पूजा, फिर खेत की सेवा। रामदीन और गौरी रात को बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने सुना है बड़ा बेटा तो बीज फेंक आया, मंझले भाई ने बीज बो दिए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। छोटा वाला तो बीज की पूजा करके बीज बो रहा है। हाँ गौरी, पर अभी जल्दी है कुछ कहने को। 3 महीने बाद ही सच सामने आएगा। दोनों चुप होकर आसमान की ओर देखते हैं। बड़ा भाई घर के आंगन में आराम से बैठा है। पत्नी सावित्री गुस्से में आती है। 3 महीने बीत गए, आपने बीज तो चिड़ियों को खिला दिए थे। अब पिताजी पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कह दूंगा कि इतने कम बीजों से खेती होती है क्या? हंसी का पात्र नहीं बनना मुझे। पर पिताजी तो मेहनत और सच्चाई देखेंगे, आपका अहंकार सब बिगाड़ देगा। अरे पिताजी सब जानते हैं कि बड़ा बेटा कौन है। आखिर सब कुछ मुझे ही मिलेगा। मोहन खेत में खड़ा है। मिट्टी में बीज बोए हुए हैं, पर कहीं अंकुर नहीं फूटे। पत्नी राधा दुखी होकर पास आती है। 3 महीने मेहनत कर ली, पर देखो खेत खाली है, एक भी पौधा नहीं होगा। हाँ राधा, मेहनत बेकार गई, पर मैंने अपना फर्ज निभाया। पिताजी की अमानत को बोया और पसीना बहाया। सच कहूं तो दिल टूट रहा है। सब लोग हंसेंगे। हंसने दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो हुआ सच बताऊंगा। सोहन और गीता खेत में खड़े हैं। हरी भरी फसल लहरा रही है। गीता मुस्कुराते हुए पौधों को छूती है। देखो जी, कैसा चमत्कार हुआ। खेत भर गया हरियाली से। हाँ, ये सब तुम्हारी दुआ और मेरी मेहनत का नतीजा है। पिताजी के दिए बीजों की पहले मैंने पूजा की, फिर बोई, और देखो आज हरी भरी फसल लहरा रही है। अब देखना पिताजी कितना खुश होंगे। जरूर कहेंगे सोहन ही सबसे योग्य है। रामदीन और उसकी पत्नी गौरी दोनों ही गांव से घर लौट रहे हैं। तीन महीने पूरे हो गए। अब समय है बेटों की परीक्षा देखने का। हाँ, कल ही तीनों को लेकर अकबर बादशाह के दरबार जाऊंगा। वहीं पता चलेगा कि किसके हाथ में है परिवार की असली बागडोर। गौरी चिंता से बेटे बेटों की ओर देखती है। दरबार सजा है। अकबर सिंहासन पर बैठे हैं। बीरबल उनके पास खड़े। रामदीन अपने तीनों बेटों के साथ प्रवेश करता है। धनी किसान रामदीन अपने पुत्रों संग हाजिर हो। आओ रामदीन, 3 महीने पूरे हो गए। अब बताओ क्या नतीजा रहा? जहां पनाह, मेरे तीनों बेटे हाजिर हैं। आज आप ही तय करेंगे कि इनमें से कौन योग्य है। पहले बड़ा बेटा आगे आए। चलो बताओ, तुमने उन बीजों का क्या किया? महाराज, वो बीज बहुत कम थे। उनसे खेती होना असंभव था, इसलिए मैंने उन्हें चिड़ियों को खिला दिया। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो वारिस बनने का हक मेरा है। दरबार में फुसफुसाहट। कुछ दरबारी हंस पड़ते हैं। सिर्फ बड़ा होना ही वारिस बनने का अधिकार सुनिश्चित नहीं करता। जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। अब मंझला बेटा आगे आए। चलो बताओ, तुमने उन बीजों का क्या किया? जहां पनाह, मैंने पिताजी के दिए बीज खेत में बोए। दिन रात मेहनत की, पानी दिया, हल चलाया, लेकिन एक भी अंकुर नहीं निकला। शायद बीज खराब थे। यही सच्चाई है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सब गंभीर हो जाते हैं। तुमने सच स्वीकार कर लिया। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। जी महाराज, यही हुआ। जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। अब सबसे छोटा बेटा सामने आए।
सोहन आत्मविश्वास से आगे आता है। उसके हाथ में कुछ अनाज के दाने हैं। जहांपना, मैंने पिताजी के दिए बीज खेत में बोए। मैंने पूरी मेहनत की और देखिए, मेरी फसल लहलहा उठी। ये अनाज उसी का प्रमाण है। वह दरबार में अनाज के दाने दिखाता है। लोग वाहवाही करते हैं। रामदीन और गीता मुस्कुराते हैं। मुझे यकीन है कि पिताजी की विरासत मुझे ही मिलनी चाहिए। दरबार में लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। किसान, तुम्हारा छोटा बेटा सबसे योग्य है। देखो, इसने खेत हरा भरा कर दिया। तुम्हें अपनी विरासत इसी को देनी चाहिए। रामदीन सिर हिलाने ही वाला होता है कि बीरबल आगे आते हैं। बीरबल शांत मुस्कान के साथ, महाराज, एक क्षण रुकिए। क्यों बीरबल? क्या तुम्हें मेरे फैसले पर शंका है? जी हाँ जहांपना, असली वारिस छोटा नहीं बल्कि मंझला बेटा है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। क्या कह रहे हो बीरबल? छोटा बेटा तो सफल हुआ है, फसल भी दिखाई है, फिर मंझला बेटा क्यों? महाराज, क्योंकि सच्चाई सिर्फ उसी ने बोली। मैंने किसान को जो बीज दिए थे वो खराब थे। उनसे कभी फसल हो ही नहीं सकती थी। मंझला बेटे ने सच स्वीकार किया कि फसल नहीं होगी, जबकि छोटे बेटे ने झूठ बोला, ये फसल पिता के दिए बीज की नहीं बल्कि बाजार से खरीदे बीज की। छोटे बेटे ने पिता की संपत्ति पर वर्चस्व जमाने के लिए यह सब किया। सोहन सकपका जाता है। पूरा दरबार उसकी ओर देखने लगता है। जो झूठ का सहारा ले वो विरासत के योग्य नहीं। असली वारिस वही है जिसने सच का साथ दिया। दरबार में माहौल गंभीर है। छोटे बेटे सोहन का चेहरा उतर चुका है। मंझले बेटे मोहन की आंखों में आंसू हैं। रामदीन गहरी सांस लेकर अकबर और बीरबल को प्रणाम करता है। महाराज, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। असली ताकत झूठी फसल या दिखावे में नहीं, बल्कि सच बोलने में है। मेरे बाद मेरी सारी जिम्मेदारी मोहन को मिलेगी। मोहन पिता के चरण छूता है। पिताजी, मैं आपकी और पूरे परिवार की इज्जत बनाए रखूंगा। दरबार में तालियों की गूंज उठती है। अकबर प्रसन्न होकर, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सच्चाई ने फिर राज दरबार की गरिमा बढ़ाई। तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता शायद ही कहीं देखने को मिले। अकबर खड़े होते हैं और एक सेवक को संकेत करते हैं। बीरबल, आज मैं तुम्हें इनाम स्वरूप कुछ जमीन प्रदान करता हूं, ताकि तुम्हारी कीर्ति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। जहांपना, यह आपकी कृपा है। मैं आपकी सेवा में हमेशा सच और न्याय का साथ दूंगा। दरबार में तालियों की गूंज उठती है। बड़ा बेटा राजेश चुपचाप खड़ा है। उसके चेहरे पर पछतावा है। छोटा बेटा सोहन शर्म से सिर झुकाए हुए है। पिताजी, मुझसे गलती हुई। मैं लापरवाह निकला। मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने झूठ बोलकर सबको धोखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। तुम दोनों मेरे बेटे हो। गलती करना बुरा नहीं, पर गलती मानना और सीख लेना बड़ी बात है। आज से मेहनत और ईमानदारी को अपना मंत्र बना लो। दोनों बेटे पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं। रामदीन अपने बेटों को लेकर गांव लौटता है। पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर दरबार की कहानी सुनने आते हैं। अकबर बीरबल ने मेरा दिल खोल दिया। असली वारिस वही है जो सच का साथ दे, और वो मेरा मंझला बेटा मोहन है। बीज चाहे अच्छे हों या बुरे, असली फसल
इंसान के कर्मों और सच्चाई से उगती है। झूठ और दिखावा पल भर की चमक है, पर सच्चाई और मेहनत अमर ज्योति है। गांव वाले खुशी से जयकार करते हैं। दोस्तों, झूठ से मिली जीत कभी स्थायी नहीं होती। सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी विरासत है। और यही संदेश है अकबर बीरबल की इस कथा का।